हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछली क्लासेज की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली क्लासेज में हमने क्या देखा था कि हम किस तरह से देखिए रिजल्टेंट फोर्स हम निकालें, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। तो देखिए, इन सब बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पिछली क्लासेज में हमने क्या देखा था, एक बॉडी पर इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस एक्टिव हैं। इधर F1 है, इधर F2 है, F3 है और इस डायरेक्शन में F4 है। ऐसे और भी बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो देखिए इस तरह से एक रिजल्टेंट फोर्स होता है इन सभी का R। तो इन सभी बलों का जो परिणामी बल है वो हम किस तरह से निकालें। तो देखिए, परिणामी बल को हमने किस तरह से फाइंड किया था, √r(x² + ry²। और देखिए, परिणामी बल की जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालते थे, tan थीटा = ry/rx। उसके बाद देखिए, इसकी जो क्रिया रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, तो देखिए वो हम किस तरह से निकालते थे, x(ry - y(r(x) = g। और देखिए ये जी क्या होता था, देखिए मोमेंट, आघूर्ण। और देखिए, जब हम जी निकालते थे तो जितने भी फोर्स होते हैं उन सबका क्या निकालते हैं, सबसे पहले आघूर्ण निकालते हैं, मोमेंट। तो देखिए, हर एक फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, उन सबका एल्जेब्रिक सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जी। और जितने भी बल यहाँ पर हैं उन सबका आघूर्ण हम निकालते हैं। तो देखिए, हमें उसके साइन का भी ध्यान रखना है। अगर किसी फोर्स की वजह से देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा, जो भी आघूर्ण होगा, उसे हम नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए, इन तमाम बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। अब देखिए, हमारा टारगेट क्या है। अगला जो हमारा टारगेट है, यहां पर देखिए बॉडी पर कितने फोर्स एक्टिव रहेंगे, केवल 3 फोर्स, F1, F2, F3। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। एक बॉडी पर जब 3 फोर्स एक्टिव हैं, 3 बल क्रियाशील हैं, तो ऐसी कंडीशन पर हमें डिस्कस करना है। जब किसी बॉडी पर 3 बल क्रियाशील होते हैं और बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्यावस्था की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक ही पॉइंट पे मिलेगी या फिर पैरेलल होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक पिंड पर कितने बल क्रियाशील हैं, 3 बल क्रियाशील हैं। और यदि तीनों बल इस बॉडी को साम्यावस्था में रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में तीनों बल या तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे या फिर इनकी क्रिया रेखाएं समांतर होगी। तो देखिए, यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। और देखिए, आगे जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है हमारा टारगेट। अब देखिए, हम इस पे हम डिस्कस करेंगे और देखिए इस कॉन्सेप्ट को हमें प्रूफ भी करना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि किसी पिंड पर क्रियाशील 3 समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेस, यहाँ पर जितने भी फोर्स हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस ही हैं, समतलीय बल हैं, ठीक है, उन्हीं पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जितने भी 3 समतलीय बल हैं, कोप्लेनर फोर्सेस है, उसे क्या करते हैं, देखिए साम्यावस्था में रखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वे बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे या फिर समांतर होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, तीनों फोर्स कहाँ मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर। ये F1 हो गया, ये F2 की डायरेक्शन, और देखिए ये हो जाएगा, देखिए F3। ये है केस फर्स्ट। ऐसा होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया देखिए F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। तो तीनों बल या तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, या फिर तीनों बल क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर फिक्स है, या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। कब होगा, जब 3 बल किसी पिंड को, किसी बॉडी को क्या करते हैं, साम्यावस्था में रखते हैं। तो देखिए, किसी बॉडी पर 3 फोर्स एक्टिव है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, तो वो तीनों बल या तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे या फिर तीनों की क्रिया रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अब देखिए, यहाँ पर समांतर का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब,
देखिए पैरेलल यहाँ पर जब दो फोर्स पैरेलल होते हैं तो वो उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन हो सकती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, या तो सेम डायरेक्शन होगी। देखिए यहाँ पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो F1 F2 यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। और देखिए यहाँ पर F2 की डायरेक्शन इधर है, F2 की इस तरह से, F2 इस तरफ है, F3 इस तरफ है, तो ये भी पैरेलल ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल फोर्सेस, समांतर बलों का मतलब ये होता है कि उनकी जो दिशाएं हैं या तो सेम होगी, एक ही दिशाएं होगी, या फिर दिशाएं अपोजिट होगी, विपरीत होगी। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में अगर हम एंगल की बात करें F1 F2 में, तो देखिए एक डायरेक्शन इधर है, एक इधर है, तो ये 180 एंगल पर है। और यहाँ पर देखिए F1 F3 सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो देखिए पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है कि उनकी जो डायरेक्शंस होती है उनमें या तो 0 डिग्री का डिफरेंस हो या फिर 180 का डिफरेंस हो, है ना, या तो 180 डायरेक्शंस पे हो या फिर 0 डिग्री डायरेक्शंस पे हो, है ना। ये 0 डिग्री पे है तो लाइक हो जाएंगे, अदरवाइज अनलाइक, है ना। लाइक फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस, ये सब पैरेलल फोर्सेस के ही अलग अलग रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन या तो सेम होगी या फिर अपोजिट होगी, सेम डायरेक्शन होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी, और इन दोनों को हम कहते हैं पैरेलल। तो पैरेलल फोर्सेस दो तरह से हो सकते हैं, है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए ये F1 F2, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए 0 डिग्री। यहां पर देखिए ये है F1 और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है F2, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, देखिए 180 डिग्री। ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं, ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं, समांतर बल हैं, और समांतर बलों के बीच में या तो 0 डिग्री का एंगल होता है या 180 डिग्री का होता है। बहुत छोटी सी बात है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, तीन बल किसी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रखते हैं, साम्यावस्था में रखते हैं, तो तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं या फिर तीनों बल समांतर होते हैं। बलों के समांतर होने का मतलब ये है कि उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो समांतर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, इसलिए इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम एक बॉडी हम ले लेते हैं, देखिए ये कोई बॉडी है इस तरह से, और इस बॉडी पर देखिए 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और देखिए इस पे देखिए 3 फोर्स यहाँ पर एक्टिव है। एक इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, और इस पॉइंट पर एक फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में एक्टिव है। ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं देखिए सी। तो देखिए इन 3 बिंदुओं पर देखिए 3 बल क्रियाशील हैं। बिंदु ए पर मान लीजिए F1 है, बिंदु बी पर F2 है, और बिंदु सी पर F3 क्रियाशील है। एक बॉडी है और उस बॉडी के 3 पॉइंट्स पे 3 फोर्स यहाँ पर एक्टिव है, और इन फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये तीनों फोर्स या तो एक पॉइंट पे मिलेंगे, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो क्रिया रेखा है, वो एक ही बिंदु पर मिलेगी, या फिर पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो चलिए कुछ बातें हम लिख लेते हैं, लिखें आप। माना और देखिए यहाँ पर इसको हम एक सिस्टम भी कह सकते हैं, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं ABC, जिसपे 3 फोर्स यहाँ पर एक्टिव है ना। बॉडी कह दीजिए, सिस्टम कह दीजिए, तो हम यहाँ पर निकाय भी इसे कह सकते हैं। निकाय का मतलब सिस्टम। तो देखिए माना निकाय के 3 बिंदुओं, निकाय के हमने 3 बिंदु ले लिए इस सिस्टम के, ABC, A, B तथा C पर क्रमशः 3 समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेस,
तीन समतलीय बल क्रमशः है। अच्छा ये तो हो गया, यहाँ पर तीन समतलीय बल कौन कौन से हैं देखिए, F1 F2 तथा F3 क्रियाशील है। ये लीजिए, तो देखिए ऐसा हमने कुछ यहाँ पर कोई स्पेशल लाइन्स हमने नहीं लिखी है। ये एक बॉडी है ना, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं ABC, जिसपे देखिए यहाँ पर F1 F2 और F3 फोर्सेस यहाँ पर एक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रूफ क्या करेंगे, ये जो लाइन्स है F1 F2 F3 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखाएं, ये एक ही बिंदु पर मिलेगी। ये तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ऐसा होगा, या फिर तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस बात को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे F1 F2 की। देखिए दो बलों की अगर हम बात करें, दो फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं या तो पैरेलल होगी या नहीं होगी। देखिए 2D में तो दो ही बातें होती है, रेखाएं या तो समांतर होगी या नहीं होगी, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होती। तो देखिए दो रेखाओं के बीच में यहाँ पर या तो पैरेलल का रिलेशन होता है या वो पैरेलल नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक केस लेके चलेंगे कि F1 और F2 की जो क्रिया रेखाएं हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो पैरेलल नहीं है। एक इस केस पर हम फोकस करेंगे और बाद में हम फोकस करेंगे F1 F2 पैरेलल है, इसके अलावा तीसरा कोई केस नहीं बनता। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में दो लाइन के बीच में या तो ये रिलेशन होगा या नॉन पैरेलल, नॉट पैरेलल, एक ही बात है। ये लीजिए, तो देखिए L1 L2 या तो पैरेलल होगी या नहीं होगी, ये दो ही केस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई केस नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 2D की हम बात कर रहे हैं, ये सब कोप्लेनर फोर्स है, एक ही प्लेन में एक्टिव है, एक ही समतल में क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए F1 F2 पैरेलल नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला केस लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर केस फर्स्ट आप लीजिए, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे, जब F1 तथा F2 की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है। ये पहला केस है, इस पर हमें यहां पर डिस्कस करना है। लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2D की हम बात कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस की हम बात करते हैं। यहाँ भी देखिए क्लियर दिया गया है ना, फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन, समतलीय बल की यहाँ पर बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात हो रही है, और ऐसी कंडीशन में जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो 2 डायमेंशन में लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, आपस में एक दूसरे को काटेगी। तो देखिए यहाँ पर जब लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा। ये केस फर्स्ट, यहां इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड केस में हम इनको पैरेलल नहीं मानेंगे। लिखिए आप, इस स्थिति में, इन दिस कंडीशन, F1 तथा F2 की क्रिया रेखाएं मिलेगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस बात को आप ध्यान से समझें। दो रेखाएं समांतर नहीं है तो किसी न किसी बिंदु पर तो वो मिलेगी, है ना, किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी, पक्का मिलेगी। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में है। ये F1 और F2 की जो डायरेक्शन है, जो क्रिया रेखाएं हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं देखिए इसको आगे बढ़ाएं और इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से पीछे लाएं, तो देखिए यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, एक पॉइंट पे मिलेगी। नॉन पैरेलल है
2D में, तो 2 डायमेंशन में जब लाइंस पैरेलल नहीं होती तो इंटरसेक्ट करेगी, तो एक ही बिंदु पर मिलेगी। अब मान लेते हैं कहाँ मिलेगी, ये रही बॉडी, देखिए ये F1 F2 ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो एक बिंदु पे काटेगी। मान लेते हैं कि वो पॉइंट सी पे काट रही है, ठीक है, कहाँ काटेगी, पॉइंट सी पे। या फिर हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पैरेलल नहीं है, पॉइंट सी भी क्यों लेते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं O। देखिए इसको थोड़ा सा हम बैक साइड में लें इस तरह से, और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरफ आगे बढ़ाएं। जब पैरेलल नहीं है तो क्या करें, पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट पे आपस में ये मिलेगी, ये कंफर्म है ना। रेखाएं समांतर नहीं है तो एक बिंदु पर मिलती है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, ओ है। ये लीजिए ये है पॉइंट ओ, तो मान लेते हैं कहाँ मिलती है, ओ पर, एक ही बिंदु पर मिलेगी। माना इनकी क्रिया रेखाएं कहाँ मिलती है, माना इनकी क्रिया रेखाएं बिंदु O पर मिलती है। अब देखिए यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए जब F1 F2 की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल नहीं है, तो किसी न किसी पॉइंट पे काटेगी। मान लिया हमने कहाँ काट रही है, पॉइंट O पर काट रही है। अब इस कंडीशन में तीसरा जो फोर्स होगा उसकी क्रिया रेखा भी यही मिलना चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं या फिर उन तीनों की क्रिया रेखाएं समांतर होती है। तो दो जब एक बिंदु पर मिल गए तो तीसरा भी इसी बिंदु पर मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए F3 की जो क्रिया रेखा है वो भी बिंदु O से गुजरेगी, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें एक बात ये भी दी गई है कि यहाँ पर जो समतलीय बल हैं क्या करते हैं, देखिए साम्य अवस्था में रखते हैं, यानी ये तीनों फोर्स इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब साम्य अवस्था की स्थिति होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तो R 0 होता है और G की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बल हैं उन सभी का जो मोमेंट है उनका एल्जेब्रिक सम, सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मोमेंट्स हैं उनका हम एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। सिंपल सी बात है, G इक्वल 0, कई बार बता चुका हूँ, साम्य अवस्था के लिए क्या होता है, G 0 होता है और R भी 0 होता है। तो यहाँ पर हम G को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकक्योंकि तीनों बल क्या कर रहे हैं, देखिए इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, साम्य अवस्था में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे अगली लाइन में, देखिए यहां तीनों बल निकाय को साम्य अवस्था में रखते हैं। अब देखिए सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट निकालें, रिजल्टेंट मोमेंट है ना, तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अतः बिंदु O के सापेक्ष क्या कहेंगे हम, बिंदु O के सापेक्ष, थोड़ा सा स्पेस बचा के चलते हैं, बिंदु O के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, क्या होगा, देखिए 0 होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। और देखिए एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, बीजीय योग का मतलब क्या होता है, जितने भी फोर्स है सबका मोमेंट निकाल लो, उन्हें आपस में जोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, और ये क्यों होगा, देखिए क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है। यहाँ जितने भी फोर्स हैं तीनों फोर्स का हम मोमेंट निकालेंगे और आपस में उन्हें ऐड करेंगे तो देखिए जीरो हमें मिलेगा, और रिजल्टेंट फोर्स भी इनका क्या होता है, जीरो ही होता है। तो देखिए ये बातें हमने पहले देखी थी, है ना, शुरुआत के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो उसमें आर भी जीरो होता है, और जो जी की वैल्यू होती है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, है ना, आघूर्ण किसी भी बिंदु के सापेक्ष, वो भी जीरो होता है। तो ये तीनों बल इस बॉडी को साम्यावस्था में रखते हैं, इसलिए यहाँ पर बिंदु ओ के सापेक्ष जो आघूर्ण है, आघूर्णों का बीजीय योग वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़े तो देखिए यहाँ पर ओ के सापेक्ष हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट अबाउट ओ। तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु ओ के सापेक्ष मोमेंट ऑफ पी, है ना, पी नहीं है यहाँ पे, F1 है। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स F1 प्लस F2 का मोमेंट, और F2 का जो मोमेंट है और F3 का जो मोमेंट है आघूर्ण, क्या होगा, देखिए जीरो होगा। सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए F1 और F2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखाएं, वो किससे पास हो रही है, देखिए F1 F2 की क्रिया रेखाएं तो पॉइंट O से गुजर रही है, क्योंकि F1 F2 पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो किसी पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु O के सापेक्ष अगर इन दोनों का अगर हम मोमेंट निकाले आघूर्ण, वो तो जीरो होता है। पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइन ऑफ एक्शन परिणामी बल की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष अगर हम आघूर्ण निकालेंगे तो आघूर्ण का मान जीरो होगा। यहाँ O क्या है, देखिए दोनों की क्रिया रेखाओं पर है, तो O के सापेक्ष F1 का आघूर्ण और F2 का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर O दोनों की क्रिया रेखा पर स्थित है। तो देखिए F1 का आघूर्ण क्या हो जाएगा, देखिए जीरो, और F2 का आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर केवल F3 का आघूर्ण यहाँ रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट O F1 और F2 की क्रिया रेखा पर है, लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो वहां से दोनों पे अगर हम परपेंडिकुलर लें F1 F2 पे जीरो होगा, इस वजह से जीरो हो गया। अब यहां पर देखिए इससे क्या प्रूफ होता है, हम अगर हम F3 का मोमेंट निकालें तो इस इक्वेशन से आप देखें, इसको और सोल्व कीजिए तो देखिए F3 का जो आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ फोर्स F3 इक्वल टू जीरो। और देखिए यहाँ पर ये जो मोमेंट है इसके सापेक्ष है, O के सापेक्ष। ये बात ध्यान रखना है, जो भी हम देख रहे हैं इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो देखिए O के सापेक्ष F3 का आघूर्ण क्या है, जीरो है। इसका मतलब O कहाँ पर है, O क्या है, इसी की क्रिया रेखा पर है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, यहाँ O के सापेक्ष F3 का जो आघूर्ण है, मोमेंट जीरो है, अतः F3 की क्रिया रेखा बिंदु O से गुजरेगी। तो यहां पर देखिए, ये पॉइंट है ना, ये जीरो है, ये O है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ क्या प्रूफ हुआ, देखिए ये जो बिंदु O है, बिंदु O के सापेक्ष F3 का जो मोमेंट है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को देखें तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये वाली जो कंडीशन है ये साम्यावस्था वाली स्थिति में ऐसा होता ही है, जितने भी बल होते हैं उन सभी बलों का आघूर्णों का बीजीय योग जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट O के रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस बिंदु के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो ये बिंदु O F1 की क्रिया रेखा पर भी है, F2 की क्रिया रेखा पर भी है, तो उसके सापेक्ष आघूर्ण जीरो हो जाएगा। तो फाइनली इस बिंदु के सापेक्ष F3 का आघूर्ण हमें क्या मिला, जीरो मिला। अब F3 का आघूर्ण इस बिंदु O के सापेक्ष अगर जीरो है तो बिंदु O कहां पर होगा, F3 की क्रिया रेखा पर। तो देखिए किसी बल की क्रिया रेखा पर अगर कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु के सापेक्ष ही आघूर्ण जीरो होगा, अदरवाइज किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जीरो नहीं होगा।
ये बिल्कुल फिक्स है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्रिया रेखा भी कहाँ से गुजरेगी, देखिए ये जो F3 है इसकी क्रिया रेखा भी कहाँ से गुजरेगी, पॉइंट O से ही गुजरेगी। ये लीजिए, ऐसा हम यहाँ पर देखिए बता चुके हैं, है ना। यहाँ पर इसकी क्रिया रेखा भी किससे गुजरेगी, O से। तो लिख लीजिए आप, अतः तीनों बल कहाँ मिलेंगे, एक ही बिंदु O पर मिलेंगे। ये लीजिए, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए हम चलते हैं केस सेकंड पे। देखिए केस सेकंड में अब कौन सा केस लेंगे, देखिए पहला केस क्या था, पहला केस हमने लिया था कि यहाँ पर F1 F2 पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट पे मिलेंगे। जब ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे और यहाँ तीनों फोर्स इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिजल्ट वो ये होता है, जी क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालो तो यहाँ पर हमें जीरो ही मिलेगा। ये दोनों जीरो है तो F3 का आगुण जीरो हुआ, तो यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष हुआ, इस बिंदु के सापेक्ष। F3 का आगुण जीरो हुआ तो F3 की क्रिया रेखा कहाँ पर होगी, F3 की क्रिया रेखा भी देखिए उसी बिंदु से गुजरेगी। तो देखिए तीनों कहाँ पर मिल गए, एक ही बिंदु पर मिल गए। ये पार्ट तो देखिए यहाँ पर हमने देख लिया, कंप्लीट भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब F1 F2 समांतर नहीं है तो तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या फिर तीनों पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। तो देखिए केस सेकंड में हम क्या लेके चलेंगे, मैंने आपको बताया था दो ही केस होंगे यहाँ पर। केस फर्स्ट F1 F2 या तो पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। तो केस फर्स्ट में तो हमने उन्हें पैरेलल लिया था, समांतर लिया था। अब यहाँ दूसरा केस क्या लेके चल रहे हैं हम, जब F1 तथा F2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखाएं, वो समांतर नहीं है। ये लीजिए, तो देखिए ये वाला केस यहाँ पर हम देखेंगे, केस सेकंड। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात हमें समझनी है, जब दो बल आपस में पैरेलल नहीं है तो दो केस यहाँ पर बनेंगे। देखिए पहले हम समझ लेते हैं इसको, उसके बाद आपको नोट भी करना है। देखिए F1 और F2 ये वाला केस हम देख रहे हैं, F1 एंड F2। यहाँ पर देखिए पैरेलल वाला केस लेना है हमें, तो कौन सा केस लेना है, पैरेलल, क्योंकि देखिए पैरेलल नहीं है वो तो था केस फर्स्ट। ये लीजिए, तो केस फर्स्ट में हमने क्या लिया था, दोनों बल समांतर नहीं है, F1 F2 की हमने बात की थी। अब देखिए यदि F1 F2 की क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शन यदि पैरेलल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में देखिए दो केस हमें मिलेंगे। पैरेलल इस तरह से भी हो सकते हैं और देखिए पैरेलल इस तरह से भी हो सकते हैं। ये F1 है और ये F2, और यहाँ पर देखिए तीसरा फोर्स क्या है, F3, वो हमें पता नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इससे पहले वाले केस में भी हमें पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला कि वो भी O से ही गुजरता है, क्योंकि उसका आघूर्ण O के सापेक्ष क्या मिला था, जीरो मिला था। अगर किसी बिंदु के सापेक्ष किसी बल का आघूर्ण हमें जीरो मिल जाता है तो वो बिंदु उस बल की क्रिया रेखा पर होता है। तो यहाँ पर देखिए यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, O के सापेक्ष F3 का आघूर्ण जीरो है, इसलिए O कहाँ पर है, F3 की क्रिया रेखा पर। और यहाँ पर इस स्थिति में देखिए तीनों बल कहाँ से गुजरेंगे, बिंदु O से, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सेकंड केस पे आ गए। सेकंड केस में यहाँ पर F1 F2 की क्रिया रेखाएं समांतर है, तो समांतर ऐसे भी हो सकती है क्रिया रेखाएं और समांतर ऐसे भी हो सकती है। ये दोनों ही पैरेलल वाले केस हैं, समांतर वाले केस हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, समांतर बल या तो एक ही दिशा में होते हैं या फिर विपरीत दिशा में होते हैं, इधर जीरो एंगल होता है, इधर 180 होता है। तो समांतर के यहाँ दो केस होते हैं। अब देखिए अगर किसी बॉडी पर हम F1 F2 इस तरह से एक्टिव करते हैं, इस तरह से क्रियाशील करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी बल होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखिए किसी बॉडी पर अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी डायरेक्शन में और 10 न्यूटन का उसी डायरेक्शन में लगा दिया, तो फाइनली देखिए 15 न्यूटन का बल उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। उन दोनों का जो परिणामी बल है वो 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए इधर F1 है, इधर ही F2 है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स भी इस तरफ होगा और इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये सब बातें कॉमन सी है और इन्हें हम पहले देख चुके हैं। जब हमने देखिए दो बलों का रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाला था तो किस तरह से निकाला था, है ना। P और Q दो बल थे तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स था √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। इस तरह से हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट भी किया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या लें, F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अल्फा को यहाँ 0 डिग्री करोगे तो यहाँ देखिए ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोस 0 कितना होता है 1, और ये क्या बन जाएगा देखिए P प्लस Q का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो देखिए P प्लस Q हमें मिलेगा। तो देखिए जब दो बल एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 0। इस वजह से देखिए जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा P प्लस Q। तो देखिए इधर ये सपोज कीजिए ये P है ये Q है, तो P प्लस Q इनका जो परिणामी होगा दोनों का P और Q का वो भी एक ही दिशा में होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला केस देखें तो देखिए यहाँ 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों में एंगल 180। यहाँ 180 रखोगे तो कोस 180 माइनस होता तो यहाँ माइनस मिलेगा। अब देखिए यहाँ माइनस होने से ये P माइनस Q का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा 6 न्यूटन के इक्वल। दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉमन सी बात है। और जो बड़ा फोर्स होगा उसकी ओर परिणामी बल हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं देखिए। तो देखिए इस कचरे को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप यहाँ पर एक फाइनल बात ध्यान रख लें बस। देखिए दो बल जब समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनका परिणामी बल भी समांतर होता है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जब दो बल समांतर होते हैं तो उनका जो परिणामी बल होता है रिजल्टेंट फोर्स वो भी उनके समांतर होता है। अब यहाँ पर देखिए F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है, तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इस तरफ ही होगा। एक ही दिशा में आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये रहा इनका परिणामी बल। अब इनका परिणामी बल किधर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब देखिए अगर F2 यहाँ पर बड़ा है, F2 का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है F1 से, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं F2 क्या है F1 से बड़ा है, तो ये इस तरफ रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। जो बड़ा होगा, इधर तो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उधर से देखिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी उधर ही तो जाएगी ना। तो यहाँ पर बड़े बल की ओर परिणामी बल होगा रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, तीनों फोर्स क्या करते हैं, देखिए तीनों फोर्स बॉडी को साम्य अवस्था में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो गया, ये F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स है परिणामी बल, तो ये बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। ये जो R है, R क्या करेगा, इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन बॉडी तो साम्य अवस्था में है, अब इसे बैलेंस कौन करेगा, वो F3, क्योंकि यहाँ पर बॉडी साम्य अवस्था में है। इन दोनों बलों का परिणामी बल अगर इस दिशा में है तो बैलेंसिंग के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था की स्थिति का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो तीसरा बल है F3, वो F3 देखिए इस R को संतुलित कर देगा, R को बैलेंस कर देगा, यानी F3 R के जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि F1 F2 का परिणामी बल तो इधर जाएगा, दोनों बल जब F1 F2 इसी डायरेक्शन में है तो इनका परिणामी बल भी इसी दिशा में होता है। एक ही दिशा में जब 10 न्यूटन और 15 न्यूटन के बल लगाते हैं तो बॉडी उसी दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का परिणामी बल ये है, लेकिन बॉडी तो यहाँ साम्य अवस्था में है, तो ऐसी कंडीशन में इस R को बैलेंस करना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी उधर चली जाएगी। तो बैलेंस कौन करेगा, अभी तीसरा फोर्स भी है। तीसरा फोर्स क्या है, देखिए F3, तो यहाँ पर F3 इस R को बैलेंस कर देगा। और देखिए किसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी पर जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है तो बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी। उसे बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को लाने के लिए उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो उधर 10 न्यूटन का लग रहा है तो इधर भी हम 10 न्यूटन का लगाएंगे। इधर 10 न्यूटन का फोर्स है तो इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
F1 F2 का परिणामी बल इस दिशा में है तो बॉडी उस तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है वो साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था के लिए देखिए इसको संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ संतुलित कौन करेगा? F3, यानी F3 R के जस्ट विपरीत दिशा में होगा, और R तो F1 F2 के पैरेलल है, तो F3 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए दो बल जब आपस में पैरेलल हैं, F1 F2 पैरेलल है, तो फिर F3 क्या होगा? उस R के जस्ट विपरीत दिशा में होगा, R को बैलेंस करेगा, और जब R को बैलेंस करेगा तो F3 भी कहाँ हो जाएगा? इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। यही बात हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए F3 क्या करेगा? रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। अगर बैलेंस नहीं करेगा तो देखिए साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। अब चलिए हम इस वाली स्थिति पर आते हैं। तो यहां पर देखिए अब हम इस वाले केस को यहां देखेंगे। देखिए यहां पर ये वाला फोर्स इधर है, देखिए ये कचरा हटा देते हैं। ओके, यहां पर देखिए F1 छोटा है, F2 बड़ा है, तो जो ये F1 F2 तो पैरेलल है, समांतर है, और आपको पता है कि समांतर बलों का परिणामी बल समांतर होता है। पैरेलल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट फोर्स भी पैरेलल होगा। अब देखिए यहाँ पर F1 छोटा माना है हमने, F2 का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, जो बड़ा है, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो इस तरफ जाने का प्रयास करेगी, जिधर बड़ा बल होता है उस तरफ। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? परिणामी बल इस तरफ होगा। अब देखिए परिणामी बल इस तरफ होगा, लेकिन निकाय यहाँ पर साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसे बैलेंस करना जरूरी है। इसे बैलेंस करने के लिए इस R के विपरीत दिशा में, इस दिशा में हमें एक फोर्स यहाँ पर देखना पड़ेगा, और बॉडी पे तीसरा फोर्स कौन सा है? देखिए F3। तो F3 यहाँ पर इस R को बैलेंस कर देगा। तो देखिए F1 की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, F2 इस तरफ है और F3 इस तरफ है। तो यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में तीनों फोर्स के लिए क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल हैं, समांतर है। तो चलिए केस चाहे ये हो, अगर ये इस तरह का केस है तो इन दोनों का परिणामी बल R होगा उस दिशा में जिसे बैलेंस करेगा F3 इस तरह से। एक बल इस तरफ है, एक बल इस तरफ है। अगर F2 बड़ा है तो इस डायरेक्शन में परिणामी बल R होगा, जिसे बैलेंस करने के लिए हमें इसकी विपरीत दिशा में एक तीसरा बल लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर F3 एक्टिव है। तो F3 की डायरेक्शन फिर ये होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर अगर F2 छोटा हो जाए, F2 छोटा हो जाए, F1 बड़ा हो जाए, तो इधर R आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इस F1 की ओर होगा। अब F1 की ओर होगा तो यहाँ पर देखिए हमें जो तीसरा बल है वो इसके विपरीत दिशा में इस तरह से लेना होगा। अगर कंडीशन इस तरह से बनती है तो भी देखिए तीनों फोर्स क्या है? पैरेलल हैं। तो चलिए यही बातें हमें यहाँ पर शब्दों में लिखनी है, तो रेडी हो जाएं बस। तो लिखें आप, इस स्थिति में ये वाला केस है जब F1 F2 की क्रिया रेखाएं समांतर हैं। तो लिखें आप, जब F1 तथा F2 की क्रिया रेखाएं समांतर होती है तो इनका परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, इनका परिणामी बल भी क्या होगा? इनके समांतर होगा, क्योंकि समांतर बलों का परिणामी बल समांतर होता है। और परिणामी बल को हम R से डिनोट कर देते हैं। ये तो एक जनरल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। पैरेलल फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो भी उनके पैरेलल होता है। अब पैरेलल में देखिए डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है ना। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल में 0 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, दोनों केस मैंने आपको अभी बता दिए। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली है। तो जो F3 है, देखिए परिणामी बल क्या करता है? बॉडी को उस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता है जिस दिशा में परिणामी बल लगा होता है। अब बॉडी यहाँ कहीं जाने को नहीं है, कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था की स्थिति है। तो F1 F2 का जो परिणामी बल है वो किसी न किसी बल से बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी मूवमेंट करेगी, है ना। लेकिन यहाँ तो साम्यावस्था की स्थिति है, तो यहाँ परिणामी बल R भी इन्हीं के समांतर होगा।
तो यहां पर हम एक तीसरे बल की बात करेंगे। तीसरा बल क्या है यहां पर, F3। परंतु यहां लिखें आप, परंतु यहां निकाय किसमें है, देखिए साम्यावस्था में है। अतः बल F3 R के विपरीत दिशा में होगा तथा R को संतुलित करेगा, बैलेंस करेगा। क्योंकि देखिए F1 F2 तो खत्म हो गए, यूं मान के चलें F1 F2 की जगह कौन आ गया, R। F1 F2 पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो समांतर बलों का परिणामी बल समांतर होता है, यानी उन्हीं के समांतर है। F1 F2 के समांतर कौन है, R। अब यहाँ पर ये R की जो भी डायरेक्शन होगी, बॉडी उस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगी। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन तो साम्यावस्था की है, तो यहाँ इस R को बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि साम्यावस्था है। वास्तविक स्थिति यही है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो दो बलों का जो परिणामी बल है वो तीसरे बल से संतुलित होगा, तभी जाके साम्यावस्था बनी रहेगी। तो देखिए R संतुलित कब होगा, जब R की विपरीत दिशा में उतना ही परिमाण का बल लगाया जाए। तो यहाँ पर देखिए R की विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर F3। तो F1 F2 का जो परिणामी बल है उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर देखिए F3 हो जाएगा और वह R को संतुलित कर देगा। ये बहुत कॉमन सी बात है और देखिए डायग्राम में भी काफी डिटेल में आपको समझा चुका हूं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, तो लिखें आप, अतः तीनों बल क्या हो जाएंगे, तीनों बल समांतर होंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट में यहां पर हमने क्या देखा था, केस फर्स्ट में हमने देखा था कि तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और केस सेकंड में हमने क्या देखा है कि तीनों बल समांतर होंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये केस सेकंड में यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात अभी हालांकि मैं बता चुका हूँ, F1 F2 समांतर हैं, तीन बल क्रियाशील हैं, F1 F2 F3। और देखिए कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था की स्थिति है। F1 F2 अगर इस तरह से समांतर है, क्योंकि केस सेकंड में दोनों समांतर लिए गए हैं, ये दोनों समांतर है, तो समांतर इस तरह से भी तो हो सकते हैं। दो तरह से देखिए यहाँ पर समांतर बल हो सकते हैं, F1 इस तरफ दोनों की सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ही केस देखिए पैरेलल में आते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस ऐसे भी हो सकते हैं 180 पे और ऐसे भी हो सकते हैं सेम डायरेक्शन 0 डिग्री पे। अब देखिए F1 F2 का परिणामी बल भी इन दोनों के यहीं कहीं होगा। और यहां पर देखिए ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे एक तीसरा बल भी है F3, उसका हमें पता नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। F1 F2 का परिणामी बल इस तरफ होगा, है ना, इधर 5 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, तो फाइनली जो परिणामी होगा उसी दिशा में होगा 15 न्यूटन के बराबर। अब देखिए इन दोनों का परिणामी ये रहा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था के लिए देखिए इसकी R को बैलेंस करना जरूरी है। तो R को बैलेंस हम कैसे करेंगे, इतना ही बल इसी दिशा में होना चाहिए। अब कौन सा बल है यहाँ पर, वो जो तीसरा बल है F3, वो इसे बैलेंस करेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए उस F3 की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, और जैसे ही F3 की डायरेक्शन हम इस तरह लेंगे तो देखिए F1 इधर हो गया, F2 इधर हो गया और F3 इधर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में F1 F2 F3 क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तीनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये F1 है, ये F2 है, F1 F2 हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, माना कि ऐसी स्थिति है। अब इस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, समांतर बलों का जो परिणामी बल है वो समांतर ही होगा, और किधर होगा, बड़े बल की ओर। माना कि F1 बड़ा है F2 से, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ हो जाएगा, और इसे बैलेंस करेगा कौन, F3, क्योंकि साम्यावस्था की स्थिति है। क्योंकि अगर ये दो ही बल होते और F1 बड़ा होता तो उधर बॉडी उधर चल जाती, किस तरफ, परिणामी बल की दिशा में। अब यहाँ पर देखिए F3 को हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा इस R को बैलेंस करने के।
और यदि देखिए यहाँ पर अगर F2 बड़ा हो जाए, F2 बड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स इस F2 की डायरेक्शन में हो जाएगा, F2 बड़ा है तो। अब R को अगर बैलेंस करना है तो F3 फिर इधर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी पैरेलल कंडीशन हो गई, यहाँ भी F1 F2 F3 पैरेलल हो गए, और यहाँ भी देखिए F1 F2 F3 पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी है वो बात क्या है। देखिए जब किसी बॉडी पर 3 बल क्रियाशील होते हैं और तीनों बल उस बॉडी को साम्य अवस्था में रखते हैं, तो तीनों बल या तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे या फिर तीनों बल क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर एग्जाम में इस तरह का कोई आर्टिकल अगर प्रूफ करवाया जाए, कभी कभी देखिए ये आर्टिकल सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो आपको केवल यहाँ पर 2 केस आपको इस तरह से लेने हैं। यहाँ पर मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है और यहाँ पर पैरेलल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, समांतर बलों का जो परिणामी बल होता है वो भी समांतर ही होता है उनके। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है और उसके बेस पे देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमें यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, जैसे लामी थ्योरम क्या होती है, एमेन थ्योरम क्या होती है, इसके अलावा बल त्रिभुज नियम क्या होता है ना, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, और उसके अलावा कुछ ट्राइंगल के बारे में हमें समझना है, जैसे ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होता है, सेंट्रोइड केंद्रक क्या होता है। इसके अलावा देखिए एक इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, और एक होता है परिकेंद्र, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो देखिए इन सभी सेंटर्स पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।